नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की जो क्लास 6 है उसमें हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आरंभिक मानव की खोज में। और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी फर्स्ट चैप्टर, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो हमने सन से संबंधित ये टर्म पढ़ी थी बीसी और एडी, तो इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है, बीसी की और एडी की, ये कमेंट करके आप बताइएगा। तो आज हम आगे पढ़ते हैं आरंभिक मानव की खोज में। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। नेक्स्ट आता है आरंभिक मानव। इसमें देखिए, जहां नोट्स के लिए जो चीज की क्या महत्वपूर्ण है, तो वो मैं मार्क कर दूंगा साथ में एक दो वीडियो में, तो आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से नोट्स वगैरह साथ में आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो अभी जैसे ऊपर जो हमने पढ़ा, उसमें कोई नोट्स वाला नहीं है, वो केवल एक समझाने के पर्पस है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल से पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण सोर्स थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया, मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की भी जानकारी भी जरूरी होती है। तो नोट्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इसमें नोट्स के लिए लिखने वाला आपके लिए नहीं है। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? शिकारी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि जो शिकारी खाद्य संग्राहक समुदाय, ये पूरा नाम क्या है? शिकारी, शिकारी तो जो, क्योंकि ये चूंकि क्या करते थे, जंगली जो जानवर होते थे उनका शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। और खाद्य संग्राहक तो इनको जो भी फल मूल इनको मिलती थी चीजें खाने के लिए, उनको इकट्ठा करते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे क्या कारण थे? पहला कारण, अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो एक ही जगह पर खाते रहेंगे, जो भी आसपास की चीजें जो है, पौधे, फल, जानवर वगैरह, तो वो क्या हो जाते थे, समाप्त कर देते थे खा पी के। तो अब दूसरी जगह पे जाते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण, पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे किसी समय पे है, जैसे मान लीजिए कोई सेब का पेड़ है, या जैसे और कोई पेड़ है केले का,
तो सबका अपना अपना ऋतु होती है, मौसम जो फलों के आने की। तो जहां जिस ऋतु में जो पेड़ों के फल आएंगे तो वहीं जाएंगे वो। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो लोग वहीं जाएंगे जहां आसपास पानी की व्यवस्था होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कई जगह मान लीजिए पानी सूख गया कई कुछ स्थान का, तो फिर ये कई दूसरे स्थान पर वहां से निकल जाते थे। तो ये तीन चार कारण हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों, ये अक्सर गायब है इसमें, हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो ये उस समय जो मनुष्य था वो किनका प्रयोग करता था औजार के रूप में? तो पत्थरों का इस्तेमाल करेगा, लकड़ियां हैं उसको बना लेगा कि आगे से थोड़ा जैसे जो पैनापन है उस तरह से बना लेगा, हड्डियां है उसको औजार के रूप में बना लेगा। तो ये उस समय के पत्थर हैं। अब इसमें ऊपर जो चित्र है उसमें क्या क्या है? पत्थरों से बने औजार। कै में ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। गए वाले हैं इन्हें और बाद में बनाया गया। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया। और ये गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर है, नेचुरल पत्थर, जिसमें कोई भी हेरफेर नहीं किया गया। तो ये देखिए, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं, सबसे प्राचीन जो आपको मिलते हैं साक्ष्य। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। तो इनके बाद में फिर भविष्य में इस तरह के ये बने। और फिर और देखिए, ये जो ये वाले हैं गए वाले, फिर घय वाले, और ये नेचुरल पत्थर हैं। ये इस तरह के पत्थर जो पानी के किनारे, कोई नदी है उसके किनारे इस तरह के पत्थर जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो पहले पत्थर बताए कि बड़े रूप में होते थे, फिर वो छोटे होने लगे। यहाँ देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से इनको बनाया गया है पत्थरों को। तो समय के साथ साथ इनके अंदर भी सुधार होते गए। यहाँ पत्थर के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। तो इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो आप खुद सोचिए कि पत्थरों का क्या क्या प्रयोग हो सकता होगा उस समय। तो फल फूल काटने के लिए उस पत्थर को आगे से जैसे ऐसे बना दिया तीखा सा, ताकि वो काटने के रूप में उसको काम में ले सकें। और हड्डियां और मांस, जैसे मान लीजिए कोई जानवर है उसको मारा इन्होंने, तो मारने के बाद में अब ऐसा थोड़ी है कि सीधा ही उसको जानवर को मार के लगे उसको खाने, उसको काटेंगे। तो काटेंगे तो उसके लिए भी तेज धार वाला चाहिए, तो उस रूप में काम आते थे। और पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुंह लगाकर, ये वो जो हत्ता जो होता है उसके लिए,
मुँह नहीं, ये मुठे होगा, वो जो हत्था होता है वो, भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी, इसमें कई अक्सर गायब हैं ये। लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो ये पत्थरों के उस समय के उपयोग हैं कि पत्थर क्या क्या काम में आ सकते होंगे। लकड़ियां काटने के, ये लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये चित्र है दो, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दूसरा है दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए भी किया जाता था। तो ये देखिए देखिए कि पत्थर के औजारों का उपयोग क्या क्या करते थे। तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ को खोदने के लिए देखिएगा, ये पेड़ है तो ये पत्थर है, तो इसकी जड़ को देखिए मार मार के खोद रहा है यहां से ये। और जानवरों की खाल से जो वस्त्र सीलते थे, तो सीलने के लिए भी जो पतले पैने पत्थर होते थे उनका प्रयोग करते थे। अब ये देखिए आगे से कितना तीखा है ये पत्थर। तो इस तरह के मनुष्य का जीवन था प्रारंभिक, और उनको कौन से कोई एग्जाम की तैयारी करनी थी, उनका संघर्ष अपना अलग था। क्योंकि जंगलों के अंदर जीवित रहना ही अपने आप में एक बड़ी चीज होती थी, इतने जंगली जानवरों के बीच में। तो मनुष्य इस तरह से धीरे धीरे सीखता गया। अब उनको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट का कोई एग्जाम तो देना नहीं था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो चीज है वो आपके नोट्स के अकॉर्डिंग भी महत्वपूर्ण है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर शिकारी खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये देखिएगा, ये पाकिस्तान की तरफ देखिएगा मेहरगढ़, और ये कश्मीर की तरफ बुर्ज होम। उसके बाद ये भीमपेट का यहाँ गुफाएं भी प्रसिद्ध है। ये महागढ़, कोल्डी हवा, चिरांद, और इधर ये दाऊजली हेडिंग, फिर ये इनाम गांव, उसंगी, हल्लूर, कुरनूल गुफाएं। तो ये गुफाएं हैं, भीमपेटका की गुफाएं हैं, कुरनूल गुफाएं हैं, उसंगी। और ब्रह्मगिरी, पेयमपल्ली, आदि चंदलूर। तो इनमें जो पूरा पाषाणिक स्थल हैं वो रेड वाले स्थानों पे हैं, यानी हुसंगी, कुरनूल और भीमपेटका। अब पूरा पाषाण का समय और कौन सा है वो भी अभी हम देखेंगे। तो पूरा पाषाण समय के जो पूरा स्थल हैं, नव पाषाण काल के पूरा स्थल हैं, तो वो ये वाले हैं जो नीले बने हुए हैं, ब्लू। और महापाषाणी पूरा स्थल तो ये ग्रीन वाले हैं। आरंभिक गांव, तो जैसे ये इनाम गांव है। और आधुनिक नगर, तो जैसे मुंबई है, कोलकाता है, तो ये आधुनिक नगरों में है। और नवपाषाणिक जो पूरा स्थल है उसमें ये मेहरगढ़ वाले, ये महागढ़, कोल्डी हवा, चिरांत, दाऊजली हेडिंग, हुल्लूर, पेयमपल्ली, ये आ गए। आरंभिक गांवों के अंदर इनाम गांव आ गया। और पूरा पाषाणिक जो पूरा स्थल है उसमें भीमपेटका है, कुरनूल है, और हुसंगी है। भीमपेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं
जिन्हें यहां दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास में है। तो क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो सोचिए, विचार कीजिए कि लोगों ने इस जगह का चुनाव क्यों किया होगा। क्या ऐसी विशेषताएं थी यहाँ पे? चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। तो हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। तो आवासीय स्थल क्या होते हैं और उद्योग स्थल कहाँ होते हैं? क्या होते हैं? जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। जैसे ये पहाड़ होते थे, तो गुफाएं वगैरह इनमें रहते थे। तो पूरा स्थल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि पूरा स्थल किसे कहते हैं। उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के अंदर, ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो अभी तो यही है कि पूरा स्थल कहते किसको हैं। तो जहां से भी हमें प्राचीन औजार वगैरह हैं, बर्तन, इमारतें, ये सब कौन से स्थल हैं? पूरा स्थल हैं। अब आता है पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था, दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे, तब तक जब तक कि वांछित आकार वाला उपकरण नहीं बन जाता था। जो टुकड़े होते थे शल्क, वो पत्थर के जो टुकड़े होते थे छोटे, उसको तब तक मारा जाता था इस तरीके से कि जब तक उनको जैसा उपकरण चाहिए था वैसा नहीं बन जाता था। और दूसरे तरीकों को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर स्तर पर टिकाया जाता है और इसी क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिनसे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो क्रोड क्या है? जिस पत्थर से औजार बनाना होता था, तो कोई पक्की जगह पे उसको रखते थे और फिर उस पर जो है हथौड़ी नुमा पत्थर से उसको पीट पीट करके और उपकरण बनाते थे। तो अब ये इसने कहा है कि ये वाला जो है, ये दोनों में से कौन सा उदाहरण है? तो देख लीजिए, इसने हाथ में पकड़ रखा है और हाथ में पकड़े हुए के ही दूसरे पत्थर से मार रहा है। तो ये पहले वाला जो है पत्थर से पत्थर को टकराना, ये हो गया। नेक्स्ट आता है आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहां राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई प्रकार से किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कहां पर है, कहां पर ये कुरनूल गुफा? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उस जिले का नाम भी कुरनूल है। तो आंध्र प्रदेश के जिले का नाम भी कुरनूल है और जो उस क्षेत्र में जो गुफाएं हैं उसको कुरनूल गुफा कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? यही आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में। तो सेम नाम है, गुफा का नाम भी कुरनूल रखा गया है। फिर है बदलती जलवायु। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। कब की बात बता रहे हैं? लगभग 12,000 साल पहले। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। तो हर चीज में देखिए अंदाजे ही लगाए जाते हैं। यहाँ आपको कई जगह यही लिखा मिलेगा कि ऐसा हुआ होगा। तो उस समय के जो पुरातात्विक स्थलों से हमें जो भी सामान मिलता है, चाहे वो औजार हो या कोई जैसे ये कहाँ इनके कोई मनुष्य के जैसे गुफाएं वगैरह है, तो उनके रहने के जो भी हमें सोर्स वगैरह मिलते हैं, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, तो जो भी स्रोत मिल रहे हैं उसके आधार पर फिर अंदाजे लगाए जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ये ध्यान में रखने वाली है कि लाइन कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। तो गर्मी बढ़ने लगेगी तो कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान भी बनेंगे। तो घास वाले मैदान बढ़ेंगे तो जो घास खाते हैं ऐसे जो जानवर पशु हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये सारी चीजें जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब इनमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हो सकते हैं उनको क्वेश्चन के रूप में एनसीईआरटी की जो है मैंने बना रखी है टेट सीरीज ऐप पर, और उसमें सारे पेपर ये अपलोड हैं चैप्टर वाइज, ऑलरेडी अपलोड है ऑनलाइन फॉर्मेट में। तो वो जब तक उसकी वैलिडिटी है तब तक जितनी बार चाहो, 1 साल की वैलिडिटी है, जब तक चाहो तब तक उनको कितनी बार ही पेपर को आप बार बार सोल्व करते रहो। तो जैसे एक बार आपने सारी किताबें पढ़ ली साथ में, और उसके साथ में जैसे वो टेट सीरीज है आपकी इच्छा पर है, एक अच्छी चीज है, ले तो आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप खुद नोट्स बनाओ सारे। तो वो जो टेस्ट सीरीज फिर आप लगातार उसको ज्वाइन करते हो तो फिर दोबारा एनसीईआरटी की किताबें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो भी मैटर है, अब जैसे ये वाली चीजें हैं, ये है, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के अंदर जो है मैंने बना के उसमें रख दिया है। तो एक तरह से वो आपके लिए नोट्स का काम भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। नाम और तिथियां, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये चीज महत्वपूर्ण है, 20 लाख से लेकर के और 12,000 वर्ष पहले तक। तो आरंभिक काल को हम कहते हैं पूरा पाषाण, और पूरा पाषाण से मतलब पूरा से प्राचीन और पाषाण से यानी पत्थर। तो पूरा स्थलों में प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताने के कारण हमने इसका नाम रखा है पूरा पाषाण। अब जो उस समय मानव था तो उस मानव को मालूम थोड़ी था कि भविष्य में उसका जो युग है उसका नाम पूरा पाषाण रखा जाएगा। वो तो बेचारा अपना रहा, औजार औजार बनाए, जानवर वगैरह खाए, अपना समय निकाला उसने और जीवन जी के चला गया। अब ये तो बाद में जो पुरातत्ववादी हैं, इतिहासकार हैं, तो इन्होंने विभाजन किया है उस समय के जो हमें सोर्स मिलते हैं उसके आधार पर। अब जो पूरा पाषाण वाला समय इन्होंने एक विभाजन देखा कि 20 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 जो है पूर्व तक, ईसा पूर्व तक, तो ये जो समय था इस समय इनको मुख्य रूप से पत्थर ही पत्थर मिले कि पत्थरों का ही मनुष्य सबसे ज्यादा इस समय प्रयोग करता था।
तो पत्थरों के महत्व के कारण कि उस समय मनुष्य कितना पत्थरों का प्रयोग करता था, इसका नाम रख दिया पूरा पाषाण। इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, फिर मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित होती है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इसका जो समय है वो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का माना गया है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यावरणीय बदलाव हमें जिस युग में मिलते हैं उसको हम कहते हैं मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथ। और लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार जो हैं वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। तो जैसे मैंने आपको ऊपर वो पत्थरों के चित्र दिखाए थे, ए बी सी डी ई ऐसे बने हुए थे, तो आप देखेंगे उसमें आगे से आगे समय बढ़ने के साथ साथ पत्थर का आकार छोटा होता गया। अच्छे पत्थर बनते गए, तेज पत्थर बनते गए। तो बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में ये हड्डियों या लकड़ियों के जो वो हत्ता जो होता है, लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। तो 10,000 साल से पहले का जो बाद का समय है फिर उसको कहते हैं नवपाषाण। तो 20 लाख से 12,000 साल पहले तक का पूरा पाषाण। फिर यह मध्य पाषाण हो गया 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक। और 10,000 साल से पहले के बाद का जो है उसको कहते हैं नवपाषाण। और फिर उसके बाद ये कुछ नए स्थानों के नाम वगैरह हैं। तो ये विभाजन जो है ये है आपके लिए महत्वपूर्ण। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, शैल माने जो पत्थर है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। ये महत्वपूर्ण है लाइन। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में वो भीमपेटका की गुफाएं देखिए आपने। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार और फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थर के औजार और गुफाओं से चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। क्या महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा? यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। तो ये जो हम देख रहे हैं कि जैसे गुफाओं में जो चित्र वगैरह बनते थे, तो क्या सिर्फ महिलाएं बनाती थी या पुरुष बनाते थे या दोनों बनाते थे? या ये शिकार करते थे, पुरुष करते थे कि महिलाएं करती थी? या जो फल फूल जो इकट्ठा करने का काम है वो पुरुष करते थे या महिला करती थी? तो इस चीज के बारे में तो कोई जानकारी, इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब है भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ये लाइन महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो महाराष्ट्र का जो पटनेपुरा स्थल है वहां से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं।
इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो मनके तो ये पहनने के लिए, जो साज श्रृंगार के लिए जो है उस रूप में करते होंगे प्रयोग उसका। हुसंगी का सूक्ष्म चित्रण। मानचित्र 2 पर हुसंगी ढूंढिए। जो ऊपर आपको मैंने हुसंगी बताया था, यहां पर पुरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। अच्छा, ये हुसंगी है कहां पे? ये है कर्नाटक में। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कई पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। देखिए, आपके पास में एक एटलस जो है वो जरूर होनी चाहिए। पहले एक एटलस आया करती थी नवीन राष्ट्रीय एटलस के नाम से, अभी भी आती होगी। तो हिंदी में है वो, एक तो इंग्लिश में भी आती है कई, और ये हिंदी वाली थी। तो बड़ी बेसिक जानकारियां जो है वो काफी ज्योग्राफी से संबंधित चीजें हैं उसमें। तो आप चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हो, आपके पास में एक एटलस जरूर होनी चाहिए। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहे, एस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये इसमें लाइन महत्वपूर्ण है कि ये जो चित्र बनाए जाते थे तो गहरे चमकीले रंगों से बनाते थे। तो वो किसका प्रयोग करते थे? लोहा, एस्क और चारकोल जैसे खनिजों से। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ये चित्र है, ये देखिए। तो ये मिला है वो चित्र जो 4 स्कूली छात्रों ने खोजा है। अब ये उपयोगी शब्द कौन कौन से हैं? शिकारी, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और लघु पाषाण। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इन शब्द का जो अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए, आप उसको व्यक्त भी कर सको। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए मध्य पाषाण के बारे में बोल के बताइए, तो कम से कम आप 1-2 लाइन बता सको इन सब के बारे में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो मध्य पाषाण युग का समय ये बता दिया, और नव पाषाण युग का आरंभ जो है वो 10,000 साल पहले से होता है। बाकी ये इन वाक्यों को पूरा करो। तो जैसे शिकारी खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, क्यों रहते थे? घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ? आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पर चित्र बनाए, और हुशंगी में औजार बनाए जाते थे। तो अब जो लास्ट वीडियो था, लास्ट पहली क्लास थी, उसमें तो मैंने सब आपको मिलान करने वाले और बता दिए थे। अब ये आप पढ़ो इसको, ये आपका होमवर्क है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो अभी पढ़ के हैं वही हैं। इन चारों का जवाब जो है वो कमेंट करके और आप लिखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, बहुत अच्छे फैक्ट हैं इस चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।